दोस्तों नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ जूम के जरिए जुड़े हुए हैं वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी। दिनकर जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। जी जी, नमस्ते नमस्ते। दिनकर जी, अभी लॉकडाउन का जो है तीसरा फेज चल रहा है और लगता है कि ये लॉकडाउन आगे और शायद बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं वो लॉकडाउन का जो उद्देश्य था वो हल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसलिए ये लगता है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा अगर इस बीमारी से लड़ना है। हालांकि सरकार जो है कुछ क्षेत्रों को खोल रही है लॉकडाउन में कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, लेकिन उसके पीछे भी सरकार की मंशा जो है वो समझ में आ नहीं रही है क्या है। इस बीच जो लॉकडाउन से परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन मजदूरों पे कहर बन के उभरा है और कई बड़ी घटनाएं जो हैं वो मजदूरों की हुई। इस तरीके से कि जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए या रास्ता चलते मारे गए, घर जाते हुए पैदल, तो कई घटनाएं जो हैं इस तरीके की देशभर में हुई हैं। कल ही एक घटना हुई जो औरंगाबाद में कि ट्रेन से कट के कई मजदूर मर गए, और लखनऊ में भी एक घटना हुई, ट्रक से कुचल के पति पत्नी मर गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो इन दुर्घटनाओं का जी लॉकडाउन से क्या संबंध है और ये क्यों हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया, वह लॉकडाउन एक स्टंट बाजी थी मोदी जी की। जैसा कि उन्होंने पूर्व में नोटबंदी के समय स्टंट बाजी की और देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने का काम किया था। उसी तरह 4 घंटे का समय देके उन्होंने लॉकडाउन किया और कोरोना महामारी का जो संकट पूरे विश्व में पैदा हुआ था, उसकी गंभीरता को न समझते हुए जी। उनका यह निर्णय था। और मैं ये समझता हूं कि आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अगर हम पीछे जाएं तो उसके पीछे मोदी जी का जो 4 घंटे का समय देके लॉकडाउन करने का निर्णय था, काफी हद तक वह जवाबदेह है। जी। आप देखें कि सरकार की ये जिम्मेदारी थी, उसने तीसरा चरण लॉकडाउन का शुरू कर दिया और रोज आप आंकड़े देख रहे हैं कि कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज की ये सूचना है कि 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और सरकार के ही एम्स से लेके तमाम जो डायरेक्टर हैं और तमाम एजेंसीज हैं, वो ये कह रही है कि आने वाले समय में ये संख्या बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाएगी। जी। कल ही यह रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है कि जुलाई और अगस्त मध्य आते आते 1-1.5 करोड़ लोग दुनिया में संभवतः इस कोरोना संक्रमण से प्रभावित होंगे। तो ये संकट बड़ा गहरा है और जी। इसके प्रति जो सरकार की भूमिका है वे बहुत ही चिंताजनक है। जैसे प्रवासी मजदूरों के ही मामले को लिया जाए, तो प्रवासी मजदूरों को लाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि शुद्ध तौर पे केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने पहले दिन से ही उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, राज्य सरकारों के मत्थे उस जिम्मेदारी को सौंप दिया। और आप जानते हैं कि जीएसटी के केंद्रीकरण के कारण राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कंगाल हैं। खुद मुख्यमंत्रियों से वार्ता में देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से आर्थिक पैकेज की मांग की, और लेकिन वो आर्थिक पैकेज आज तक की तारीख में नहीं दिया गया। प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, आपकी आंख के सामने है। सड़क पे अगर वो हाईवे पे चल रहे हैं तो पुलिस उनको डंडे मार रही है। आपने वह भी दृश्य देखे जब रसायन से प्रवासी मजदूरों को धुलाया जा रहा है, जैसे वो मजदूर और मनुष्य ना हो के वह कोई पत्थर या मशीन हो। उनको बाकायदा रासायनिक जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है उनसे नहलाया जा रहा है, मुर्गा बनाया जा रहा है, उनको मेंढक चाल में दौड़ाया जा रहा है। यह जो भय का वातावरण उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप मजदूर ऐसे रास्तों से जाना शुरू कर दिए जैसे रेलवे ट्रैक है, गांव के रास्ते हैं, उनसे जाना शुरू कर दिए। और औरंगाबाद की जो घटना है, आप जानते हैं
कि 36 घंटे वो लोग पैदल चल चुके थे और इतनी बुरी तरह थके हुए थे कि उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि ट्रेन आ रही है। उनके साथी भी जगाते रहे उनको, लेकिन वो जगे नहीं और करीब 14-16 लोग औरंगाबाद में मर गए। ऐसे ही लखनऊ में साइकिल से जो जा रहा था परिवार, उसके पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे हैं उनके, वो बेसहारा और अनाथ हो गए। सरकारी रिपोर्ट, एक सर्वेक्षण के अनुसार मैं बता दूं, अमलेंदु जी, जो 1 हफ्ते पहले आया था कि 368 लोग इस देश में कोरोना महामारी के बाद कोरोना के कारण नहीं बल्कि सरकार की नीतियों की वजह से मरे हैं, जिसमें 26 लोग राशन कार्ड के राशन लेने की लाइन में मर गए और 100 से ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर रास्ते में आते हुए भूख, पानी और कमजोरी की वजह से मर गए। तो मेरा ये साफ मानना है, मैं इन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मेरा ये मानना है कि इसकी जवाबदेही अगर किसी की है तो मोदी जी की सरकार की है और वह सरकार ने ये आपराधिक कृत्य किया है। सरकार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मजदूरों को देना चाहिए, उनके परिवारों को नौकरी की गारंटी करनी चाहिए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रवासी मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, जबकि कितनी बड़ी झूठ पूरे देश के सामने जब एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रश्न बन गया तो भाजपा और उसकी आईटी सेल वालों ने एक टिकट दिखाते हुए कहा कि इस पे एडवांस लिखा है और ये टिकट का पैसा नहीं लिया गया है। सच्चाई है कि वो एडवांस, तो मैंने पहले भी बताया था कि वो एडवांस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप यात्रा से 48 घंटे पहले कोई साधारण टिकट खरीदते हैं तो उसमें दोनों तारीखें लिखी होती है, यात्रा की भी तारीख लिखी होती है और परचेसिंग की भी तारीख। कल की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, सोनभद्र जनपद में जो ट्रेन आई है गुजरात के मेहसाना से, उसमें प्रति मजदूर 510 रुपए वसूले गए हैं। मजदूरों ने पत्रकारों को ये बात बताई और जो मजदूरों से वसूला जा रहा है, आप सोचिए कितना बड़ा क्राइम इस देश में हो रहा है इस मोदी सरकार के द्वारा, कि जो मजदूरों से वसूला जा रहा है वो साधारण किराया नहीं वसूला जा रहा है, उनसे स्लीपर क्लास का किराया, विद सुपरफास्ट चार्ज और अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को अपने इस आपराधिक कृत्य से पीछे हटना चाहिए और मजदूरों को, हर मजदूर को आप बंधुआ नहीं बना सकते। गुजरात की कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में आपने मध्य प्रदेश आए हुए मजदूरों को रास्ते से लौटा दिया। आप क्या चाहते हैं? क्या बंधुआ बना के इस देश में बंधुआ प्रथा को फिर से शुरू करना चाहते हैं? सामंती प्रथा को शुरू करना चाहते हैं? आपको मजदूरों का जबरदस्त प्रतिवाद झेलना होगा और मुझे तो डर है कि इस देश में कहीं स्थितियां जिस तरह से मोदी की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है और भाजपा की विशेष तौर पर राज्य सरकारें काम कर रही हैं, जैसे कर्नाटक में ट्रेन का कैंसिल करा देना, गुजरात में मजदूरों को ना आने देना, ये स्थिति को बड़ा विस्फोटक बना देगा। कल ही मैं अहमदाबाद का वीडियो देख रहा था, अहमदाबाद में इन्होंने कल से कर्फ्यू लगाया था और सिर्फ दूध बेचने के लिए कहा गया था और कल अहमदाबाद में स्वतः से दसियों हजार मजदूर सड़क पर उतर गए। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है, स्थिति विस्फोटक हो सकती है। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि ठीक कर लेगी। देखिए, पुलिस को उसने अलर्ट किया ही हुआ है, फौज से उसने पुष्प वर्षा करा ही दी है, तो मतलब संकेत दे ही दिया है कि हम फौज भी उतार सकते हैं मैदान में। तो कानून व्यवस्था क्या, अगर फौज उतारा, देखिए मुझे लगता है कि ये स्टंटबाजी ज्यादा हो रही है। ताली थाली बजवाओ, दिया बाती जलवाओ, और यहाँ तक कि मुझे बड़ी चिंता है इस बात की अमलेंदु जी, आपसे बात करते हुए, हमारे देश में सबसे संगठित ताकत अगर कोई है तो वो फौज है। आप सोचिए, कर्नल बहुत बड़ा अधिकारी होता है फौज में, वो कर्नल कश्मीर में मारा जा रहा है, मेजर हमारे मारे जा रहे हैं, हमारे 8 जवान शहीद हो गए कश्मीर में। मुझे इस बात का बेहद पीड़ा और दुख है। सेना को वहां लगाने की जगह आप उससे पुष्प वर्षा करा रहे हैं, और पुष्प वर्षा किस पे करा रहे हैं आप? कोरोना वायरस पे। आप सोचिए, जिस अस्पताल से लाश निकल रही हो और उस अस्पताल के बाहर बैंड बज रहा हो, तो उस परिवार पर जो लाश लेने आया है उस पर क्या गुजर रही होगी। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि हालत यह है कि इस तरह के खेल
जो आमतौर पे आपने देखा है कि ट्रंप अमेरिका में भी कर रहे हैं और ये उसी की नकल हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि पुलिस में, स्वास्थ्य विभाग में और सरकारी कर्मचारियों में बड़ा ही परेशानी है। वो लोग कह रहे हैं क्या भाई हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? रात दिन 14-14 घंटा, 16-16 घंटा वो काम कर रहे हैं। उनको सेफ्टी किट्स तक नहीं दिया गया है, प्रोटेक्शन किट्स नहीं, और छोड़ दीजिए पुलिस के सिपाहियों को ग्लव्स भी नहीं दिया गया है, मास्क भी नहीं दिया गया है। तो पुष्प वर्षा में जितना पैसा खर्च किया, अगर मेहरबानी करके मोदी जी जो सही में कोरोना वायरस है, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, हमारे राज्य कर्मचारी, हमारी आंगनबाड़ी, हमारी आशाएं, इनके जिंदगी के लिए आप अगर कुछ करते, उनको सुरक्षित करते। मैं आपको बताऊं कि कई आशाओं की मौत हो चुकी, कल ही एक आंगनबाड़ी की उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी। तो यह जो खतरनाक स्थिति है, अगर इनको, और आंगनबाड़ियों को तो इन्होंने झोंक दिया है। आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश किया है उसमें आंगनबाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव स्तर की जो कोरोना की कमेटी है उसमें डाल दिया, लेकिन आंगनबाड़ियों को 50 लाख बीमा का कवरेज का लाभ नहीं दिया गया। यह क्या है? यह अपराध है। यह उन कर्मचारियों की संवेदनाओं के साथ मजाक है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है मोदी जी की सरकार से कि नाटक और नौटंकी नहीं, सही में जमीनी स्तर पे काम कीजिए। कम से कम उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराइए और उनके भी मानवाधिकार की, 8 घंटे काम की उनके भी यह अधिकार है, उसकी गारंटी करिए। 8 घंटे काम से ज्यादा मत लीजिए। लेकिन यूपी में तो जो है वो कल सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है कि 12 घंटे काम दिया जा सकता है दिन में और हफ्ते में 72 घंटे। हालांकि जो अध्यादेश का अधिसूचना जारी हुई है उसमें यूपी सरकार ने माना है कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया उससे जो है वो गंभीर जो है वो परिस्थितियां पूरे देश में पैदा हो गई हैं। ये यूपी सरकार का जो अधिसूचना कल जारी हुई है श्रम विभाग की, उसका शुरुआत ही इससे हुई है कि गंभीर जो है वो संकट पैदा हो गया है, अशांति मतलब पैदा हो गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये यूपी ही नहीं, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको लागू किया है परसों, और अन्य भी भाजपा की जहां शासित सरकारें हैं वहां इसको करने की कोशिश हो रही है। इस दिशा में भाजपा बढ़ रही है। गुजरात में भी इसको लागू कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम के घंटे 8 का बहुत बड़ा कराने का बहुत लंबा इतिहास है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना जिक्र करूंगा कि मजदूरों का झंडा जो लाल हुआ है वो काम के घंटे 8 कराने के आंदोलन शिकागो में जो हुआ था उससे ही मजदूरों का झंडा लाल भी हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो बातें कही, 2 चीजें उन्होंने की है। एक तो श्रम सुधार के नाम पे 3 साल तक सारे श्रम कानूनों पे रोक लगा दी। इस पर मेरी आपसे चर्चा हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रम कानून वह संविधान के अनुच्छेद 21 माने जीवित रहने के अधिकार के तहत बने हैं, और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 43 जो नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत सारे कानून बने हैं, और आपने उन कानूनों को स्थगित कर दिया। पहली बात कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून को अमेंड करे। दूसरी बात कि अभी संसद ने देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की है। हेलो, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अभी संसद ने देश में कोई आपातकाल की घोषणा नहीं की है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि सरकार जब तक आपातकाल की देश में घोषणा नहीं हुई है संवैधानिक रूप से, आप आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक कि संसद इसकी अनुमति न दे दे। तो जब संसद ने आपको इस बात की अनुमति नहीं दी है, अभी देश में कोई घोषित आपातकाल नहीं है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो एक्ट्स बने थे आप उसको कैसे जो है आप कैसे उसको कर देंगे, आप उसको रोक कैसे देंगे?
यह अधिकार आपको किस प्रावधान के तहत आपको यह अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये मैं कह रहा हूं कि ये बेहद गलत है, सरकार का रुख बेहद गलत है। और दूसरी बात, काम के घंटे 8 करने का कानून आप 12। अब आपको मैं बताऊं, एक प्रमुख हिंदी अखबार है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल में, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों का वो बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है। उसने आज खबर छापी कि सरकार ने आदेश कर दिया कि 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं कराएं। माने उल्टा हो गया। कानून ये था कि 8 घंटे काम का सख्त आदेश था, उसको बदल के सरकार ने 12 घंटे कर दिया। और वो अखबार ये लिख रहा है कि अब 12 घंटा से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते। माने पूरी कहानी को ही ट्वीट कर दिया गया। पूरी कहानी और सरकार की बड़ी मेहरबानी हो रही है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि 12 घंटे का काम तो आमतौर पे फैक्ट्रीज वाले करा ही रहे थे, उसको कानूनी जामा इन्होंने अभी पहनाने का काम कर दिया है और उसका सहारा लिया है कोरोना। अब आप खुद सोचें कि इनको ये कैसे मालूम है कि 3 साल तक, जबकि मैंने वकीलों से राय ली और कई वकीलों का ये कहना है कि देश में 6 महीने से ज्यादा आपातकाल नहीं लगा सकते। आपको 6 महीने के बाद उसको रिव्यू करना होगा। आप 3 साल तक लेबर लॉ को सस्पेंड कर देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मिनिमम वेज एक्ट ये कहता है, और वो बना है संविधान की प्रस्तावना की उस लाइन से कि सरकार का ये कर्तव्य है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी करे। उस ध्येय को पूरा करने के लिए उस कानून का निर्माण किया गया। आज ये हालत हो गई कि वह कानून तो लागू नहीं होगा, साथ ही यह भी बात होगी कि यदि उस कानून का कोई वायलेशन करता है, मिनिमम वेज नहीं देता है, तो उसके खिलाफ नोटिस भी श्रम विभाग जारी नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः योगी जी से भी, जो आरएसएस और भाजपा की ही सरकार है जैसे केंद्र में मोदी जी की है, मैं इनके बौद्धिक लोगों से और इनके अधिकारियों से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि योगी जी, यह जो आप कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अशांति को बढ़ाएगा, क्योंकि श्रम कानून का मूल काम है औद्योगिक शांति और सौहार्द को बनाना और बेहतर उत्पादन कराना। आपके इस पूरे उद्देश्य को, यह जो आपका कृत्य है, यह कृत्य आपका उसको नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए कृपया करके आप इसे वापस ले लें। नहीं दिनकर जी, आपकी बात हेलो। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हमें जो है विपक्ष जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। मतलब सरकार एक के बाद एक मुझे कानून तोड़ रही है, एक के बाद एक जो है संवैधानिक काम जो है सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से कोई आवाज उठ रही है। अकेले राहुल गांधी जो है वो भी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ प्रश्न उठाते हैं, और उसके बाद जो है मतलब फोन करके कहे तो बार-बार फोन न करें। और उत्तर प्रदेश में तो जो है विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब दोनों बड़ी पार्टियां जो है सपा बसपा जो है वो इन मसलों पे एकदम खामोश है बिल्कुल। तो आखिर होगा क्या जब विपक्ष कुछ बोलेगा नहीं, जिसकी जिम्मेदारी है। देखिए ये बेहद दुखद है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो विपक्षी दल है इन्होंने अपनी सरकारों के समय भी श्रम कानूनों को मारने का काम किया है। पिछले जब से नई आर्थिक औद्योगिक नीतियां शुरू हुई हैं, कांग्रेस से लेके सपा से लेके बसपा तक, ये सब कारपोरेट घराने के हितों को पूरा करने के लिए इन्होंने श्रम कानून को बेहद कमजोर कर दिया था। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि हाथी के दिखाने वाले दांत रह गए थे, जिसको योगी सरकार ने उखाड़ लिया। तो एक तो इनके पास कोई नैतिक प्राधिकार नहीं रह गया कि ये इस सवाल पर बोले, और दूसरा ये बोलना भी नहीं चाहते। ये सिर्फ कल अखिलेश जी का मैं ट्वीट देख रहा था, ये कोरम पूर्ति कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल थे, अगर आप खड़े होते बोलते तो शायद सरकार को पीछे हटना पड़ता, लेकिन ये दुखद है कि कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि मजदूरों को
कीड़े मकोड़े की तरह मरने की जगह देखिए, और मैं आपके माध्यम से मजदूरों को ये संदेश भी देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो व्यवस्था है ये बजबजा रही थी, सौ रही थी। आपके साथ क्या व्यवहार हो रहा था, इस संकट, कोरोना महामारी के संकट ने उस बजबजाती व्यवस्था के सच्चे से चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया है। और इसलिए मित्रों, आपके पास एक ही रास्ता है कि इन दलों पे तो कोई भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी नीति और इनका रास्ता अलग नहीं है। ये कारपोरेट हितों को ही पूरा करने वाले दल हैं और इसलिए आपके लिए संघर्ष भी नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि आपको अपनी राजनीति खड़ी करनी होगी, मजदूरों को अपना संगठन बनाना होगा और अपनी राजनीतिक ताकत बनानी होगी। वह राजनीतिक ताकत जो आपकी आजीविका की, आपके जीवन की सुरक्षा की और आपकी बेहतरी की गारंटी कर सके, उसको सुरक्षित कर सके। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपके मानवाधिकार हैं, उनको संरक्षित और बेहतर ढंग से लागू कर सके, ऐसी राजनीति बनानी होगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पुनर्वापसी के लिए हम आपको सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको खड़ा होना होगा और उसके लिए संघर्ष करना होगा। धन्यवाद दिनकर जी। और मित्रों, आप लोग भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दिनकर जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो विपक्षी दल हैं उनसे मुझे लगता है कि जनता को ज़्यादा उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरीके से नैराश्य का भाव जो है वो सब जगह उपस्थित है। और सरकार के जिस तरीके से दमनात्मक रवैया देखने को आ रहा है और सरकार जिस तरीके से कारपोरेट घरानों की एक तरीके से एजेंट बन गई है, ऐसे में जनता को ही जो इस पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरीके भी है, मतलब अपने विरोध को प्रकट अवश्य करिए। मतलब सरकार को ये ना लगे कि वो जो करती जाएगी जनता उसको जो है वो सहन करती चली जाएगी। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया दिनकर जी आपका भी। जी नमस्कार।